दोस्तों स्वागत है आपका उपन्यास प्रतिज्ञा के भाग 6 में। तो शुरू करते हैं भाग 6। रात के समय अर्जुन ने दोबारा पूछा, आप लोग बंदियों को रात के समय छुड़ाओगे? हाँ, किशन ने उत्तर दिया। वे लुटेरे नदी पार किनारे के पास ही रुके होंगे। अभी हमला करना होगा। सुबह तक इंतजार करेंगे तो देरी हो जाएगी। हमें 2.5 फुट लड़ना होगा, लंबे योद्धा ने बोला। 2.5 फुट? वह क्या है? जब हम लोगों की गिनती कम होती है, जैसे कि अक्सर ही होता है, तो हमें ऐसे ही लड़ना पड़ता है, उस योद्धा ने कहा। नहीं समझा, अर्जुन ने बोला। तुमने शतरंज का खेल देखा है? किशन ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। बस जैसे घोड़ा दौड़ता है हम वैसे ही करेंगे। अंधेरा होने पर हम दुश्मन पर वार करेंगे, निश्चित करते हुए कि उनका ज्यादा और हमारा कम से कम नुकसान हो। अपने बच्चों को छुड़ा लेंगे, किशन ने समझाया। वैसा ही करेंगे हम तीनों। लक्ष्मी के आंसू सूख चुके थे। तीनों योद्धाओं ने अभी तक अपनी कृपाणें म्यान में नहीं रखी थी। लक्ष्मी अर्जुन के पास आई, उसकी तलवार उठाई तथा अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने तलवार ली, उसे चूमा तथा योद्धाओं की ओर मुड़ा। हम 3 नहीं, 4 हैं, अर्जुन ने कहा। मुझे अपने साथ आने की आज्ञा दो। किशन ने राणा सिंह की ओर देखा। उसने हाँ में सिर में हिलाया। 2.5 फुट के लिए उन्हें खंजरों और अस्त्रों की जरूरत थी। हमें बेला चलना होगा, श्याम सिंह ने कहा। अर्जुन को दल के तीसरे साथी से मिलवाया गया। ये गुरपाल है, उम्र में हम सबसे छोटा पर शक्तिशाली। दुश्मन इसका डील डॉल देखकर ही डर जाता है, किशन ने बताया। जल्द ही दोनों मृतक शरीरों को संभालकर वे बेला की ओर निकल पड़े। अंधेरा होने के कारण अर्जुन हुए विनाश को देख नहीं पा रहा था, पर रोने कुरलाने की आवाज तथा खून की बदबू से उसे तबाही का अंदाजा हो रहा था। बेला पहुंचते ही वे सीधा परसू के घर गए। परसू घर की दहलीज पर बैठा था। मृत श्याम सिंह आंगन में पड़े थे। किशन ने उन्हें उठाया, आसपास देखा, कुछ न था, सब जला दिया था उन्होंने। गुरपाल ने एक जलती चारपाई की आग बुझाई। किशन ने जत्थेदार को उस पर लिटा दिया। कुछ दूरी पर सरस्वती भी मृत पड़ी थी। अर्जुन की आंखें फिर नम हो गई। उसने सरस्वती की लाश को संभाला, उस औरत को जिसे उन योद्धाओं ने कुछ ही दिन पहले सती होने से बचाया था, आज मारी गई थी। कुछ दूरी पर 3 दुश्मन भी मृत पड़े थे, जिन्हें श्याम सिंह ने शहीद होने से पहले मार गिराया था। श्याम सिंह ने अभी तक तलवार नहीं छोड़ी थी। किशन ने उन्हें अलग किया। शरीर में घोंपे गए 2 छुरे निकाले। गुरपाल ने ही पास ही पड़ा एक और खंजर मिला गुरपाल को। वे निकलने के लिए तैयार हो गए। मृतकों की आखिरी रस्म निभाने से पहले जिंदा लोगों का इलाज करना ज्यादा जरूरी था। जत्थे का नया सरदार चुना जाना था। निर्णय लिया गया कि कमान किशन को सौंपी जाए। उसे श्याम सिंह के हथियार दे दिए गए तथा उसने अर्जुन को अपने सौंप दिए। अर्जुन ने मृत सरस्वती के पांव छुए। फिर उसने परसू से चांदनी के बारे में पूछा। ले गए उसे, परसू ने उत्तर दिया। हम जा रहे हैं उन्हें छुड़ाने, गुरपाल ने उसे कहा। क्या फायदा? उन्हें लगा जैसे परसू ने कहा हो। बिना ध्यान दिए वे निकल पड़े। किशन तथा उसके साथी सुहाब नदी के किनारे पेड़ों के झुंड के पास पहुंचे। नदी पार उन्हें तंबू गड़े दिखाई दिए। नदी पार करने के लिए उन्होंने नावों का इस्तेमाल किया था, दुश्मनों ने, जिन्हें एक दूसरे से बांधा गया था। नदी पार करके उस अस्थायी पुल को ध्वस्त कर दिया गया था। बस दूसरे किनारे कुछ नावें बंधी हुई थी। पुल क्यों तोड़ दिया इन्होंने? गुरपाल ने पूछा। ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके, किशन ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो उन्होंने पूरा पुल क्यों नहीं तोड़ा?
मुझे कुछ बंदी नावें अब भी दिखाई दे रही हैं। गुरपाल ने फिर पूछा। किशन सोच ही रहा था कि राणा सिंह ने कहा, हो सकता है इसलिए क्योंकि वे बहुत थक गए हों या उन्हें विश्वास हो कि वो कोई उनके पीछे आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने दुश्मनों की संख्या का अंदाजा लगाया। उनके द्वारा लगाए तंबुओं से लगता है कि वे 50 के करीब होंगे। अर्जुन ने कहा, सिर्फ 50? पर जब उनसे हमारा मुकाबला चल रहा था बेला में तो उनकी गिनती ज्यादा थी, 100 के करीब। राणा सिंह ने कहा, हो सकता है कि बाकी उनके मुख्य दल की ओर चले गए हों। जो पीछे हैं शायद वह जख्मी हों, थके हुए हों या हैसियत में श्रेष्ठ हों, आराम करने अथवा जश्न मनाने के लिए रुके हों। अर्जुन ने उत्तर दिया, अब उनके पास बंदी भी जो हैं। ना किशन वीरे, ऐसा ना कहो। मैं उन दुश्मनों के टुकड़े कर दूंगा अगर उन्होंने मेरी देश की इज्जत की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो। गुरपाल ने कहा। किशन ने उस नौजवान योद्धा के कंधे पर हाथ रखा जैसे कह रहा हो कि वह खुद भी ऐसा नहीं होने देगा। तुम बताओ अर्जुन, नदी कैसे पार करें? किशन ने अर्जुन से पूछा। वह जानता था कि अर्जुन अच्छा तैराक है। 5 साल पहले दोनों के गांव के तैराकी के मुकाबले में उन दोनों ने अपने अपने गांव की ओर से हिस्सा लिया था। अर्जुन ने वह मुकाबला जीता था। किशन ने बताया कि गुरपाल एवं राणा सिंह तैरना नहीं जानते। यह तो मुश्किल हो गई। अर्जुन ने चिंता जताई। कोई और रास्ता है नदी पार करने का? राणा सिंह ने पूछा। एक रस्सी का पुल है जो जो आधा कोस नीचे है। अर्जुन ने उत्तर दिया। इतना मजबूत है कि उस पर घोड़े ले जा सके? राणा सिंह ने दोबारा पूछा। नहीं, पुल इतना मजबूत नहीं है। एक बार में सिर्फ एक ही पार जा पाएगा, घोड़े के बिना। किशन बीच ही बोला। कोई फायदा नहीं, पहले हम इतनी दूर जाएं, घोड़े इस ओर छोड़ें, पैदल आधा कोस चलें, देर हो जाएगी। गुरपाल ने कहा। ठीक कह रहे हो गुरपाल सिंह जी। अर्जुन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अर्जुन भाई, तुम तैरना जानते हो, हमारी अगुवाई करो। आमना सामना कर दो हमारा उन दुष्टों के साथ, फिर बताते हैं उन्हें कि हम कौन हैं। गुरपाल ने कहा। हमारी भूमि पर हाथ डालने का हश्र क्या होता है? ठीक कह रहे हो गुरपाल, पर हमें ध्यान से काम करना होगा। 50 दुश्मनों के सामने हम केवल 4 हैं। हथियार भी कम है तथा हमारे लोग भी उनकी कैद में हैं। हमें कोई योजना बनानी होगी ताकि हमारे लोगों का कम से कम तथा दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। फिर अर्जुन ने कहा, तुम क्यों नहीं बनाते ऐसी जो योजना? अर्जुन ने नावों के बने पुल की ओर दोबारा देखा। पुल दुश्मन की ओर से नदी के 1/3 हिस्से तक था। उसमें से कई नावों के ऊपर लकड़ी के तख्ते भी रखे थे, घोड़ों को पार पहुंचाने के लिए। पार पहुंचते ही दुश्मन ने पुल का 2/3 हिस्सा नष्ट कर दिया था। अर्जुन ने कुछ सोचा तथा सोची गई तरकीब अपने साथियों को बताई। सबने सहमति जताई। एक मजबूत पुल रस्सी एक मजबूत रस्सी की जरूरत होगी। किसी के पास है? अर्जुन ने पूछा। हाँ है। अनेक वस्तुओं के साथ साथ किशन अपने घोड़े के साथ बंधे थैले में एक रस्सा भी रखता था। योजना अनुसार अर्जुन को कमर पर रस्सी का एक छोर बांधकर तैरते हुए नदी का 2/3 हिस्सा पार करना था। नाव तक पहुंचना था, पहली कश्ती के साथ रस्सी बांधनी थी तथा इंतजार करना था। गुरपाल व राणा सिंह ने रस्सी के सहारे उस नाव तक पहुंचना था तथा आखिर में किशन को नदी पार करनी थी। अर्जुन रस्सी का एक छोर अपने पर बांधकर निकल पड़ा। दूसरा छोर गुरपाल ने मजबूती से पकड़ रखा था। धीरे धीरे वे बिना हलचल किए आगे बढ़ने लगा। तरकीब की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था कि दुश्मन को उनकी गतिविधि का ना पता लगे। नाव पर पहुंचने पर अर्जुन ने रस्सी का छोर उस पर बांध दिया तथा तंबुओं की ओर फिर से देखा। तंबुओं की संख्या 8 थी। हर एक के बाहर 2 हथियारबंद सिपाही खड़े थे। भाले के अलावा इनके पास तलवारें और कईयों के साथ बंदूकें भी थी। 7 तंबू एक ही आकार के थे तथा 8वां आकार में कुछ बड़ा था। अर्जुन को यकीन हो गया कि बंदी उस 8वें तंबू में ही रखे गए हैं। वहीं रुकने के बजाय अर्जुन वापस लौट आया।
उसने अपने साथियों को आंखों देखा हाल सुनाया। निर्णय लिया गया कि अर्जुन, जिसे हथियार चलाना नहीं आता था, वे बंदियों को छुड़ाएगा तथा बाकी योद्धा दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उसकी सहायता करेंगे। चारों तैयार थे। रस्सी का चोर जो कृपाल के पास था, उसने पास के पेड़ के साथ बांध दिया। हर बार की तरह उन्होंने भगवान को याद किया। देश युवा वर मोहे हैं, शुभ कर्म अंते कभू ना डरो। ना डरो अरसों जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर्जुन उन्हें देख रहा था। चाहे वह सत्रें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, पर उसने ये अपनी माँ को कहते कई बार ही सुना था। क्या यह रस्सी मेरा वजन उठा पाएगी? कृपाल ने हंसते हुए पूछा। तुमने सारा वजन इस पर नहीं देना, अपितु इसके सारे आगे बढ़ना है, किशन ने समझाया। वे चारों नदी में प्रवेश कर गए, एक के पीछे एक। रस्सी के सहारे तैरने से हलचल कम हो रही थी। राणा व गुरपाल अर्जुन के पीछे पीछे पहली नाव तक पहुंच गए। इससे आगे रस्सी नहीं थी। बाकी का रास्ता उन्होंने किश्तियों के सहारे ही पार करना था। उन्होंने पानी के बहाव के साथ किश्तियों की निचली ओर जाने का निर्णय लिया। इस ओर से जल शांत था तथा सिपाहियों की नजरों से भी वो बच सकते थे। जब वो तीसरी नाव तक पहुंचे तो उन्हें हल्के संगीत की धुन सुनाई दी। जिस तंबू से वह धुन आ रही थी, राणा ने अंदाज लगाया कि वह सेनापति का है। थोड़ा और आगे थोड़ा और आगे बढ़कर उन्होंने एक नाचती औरत की रूपरेखा दिखाई दी। एक नाव और पार करके वे तंबू के अंदर रख देख सकते थे। नाचने वाली का मुंह पर पर्दा था तथा सेनापति व उसके साथ बैठे चार और लोग आनंदित हो रहे थे। बाहर खड़े पहरेदारों का भी मुंह अंदर की ओर था। अगले तंबू से एक सिपाही बाहर आया। उसके एक हाथ में पीतल की सुराही थी तथा दूसरे हाथ में कुछ जाम थे। वह सबको शराब देने लगा। ये हमारा काम और आसान कर देगी, किशन ने कहा। थोड़ा और इंतजार करते हैं, इन सबको शराब के से होश गंवाने दो। नहीं वीरे, हमें जल्द से जल्द हमला कर देना चाहिए, कुरपाल ने कहा। उसे डर था कि जालिम नशे के में कोई घिनौनी हरकत ना कर दें। नहीं गुरपाल, हमें उचित मौके का इंतजार करना चाहिए, किशन ने कहा। उचित मौका जल्द ही आ गया। सबके सब सिपाही झूमने शुरू हो गए थे। उनमें से 3 तो लेट ही गए। कुछ और एक दूसरे को पकड़े अब भी खड़े थे। उनमें से कोई भी बंदियों के तंबू के आगे पहरा नहीं दे रहा था। अब राणा सिंह ने अर्जुन से को कहा। किशन ने भी हाँ में इशारा किया। अर्जुन निकल पड़ा। नदी से निकलकर वे अपने पंजों पर चलते हुए बंदियों के तंबू में प्रवेश कर गया। तंबू के अंदर 16 आंखों के जोड़े उसकी ओर घूम गए। अर्जुन ने उनमें से 2 बंदियों को तुरंत पहचान लिया, उसका भाई भीम तथा मंगेतर चांदनी। उनके साथ ही गांव के कुछ और लड़के लड़कियां भी थी। अर्जुन के ने मुंह पर उंगली रख के सबको चुप रहने का इशारा किया। बदकिस्मत बंदियों के मन में आजाद होने की इच्छा जागी। वह तो अपने परिवार को दोबारा मिलने की आशा ही छोड़ चुके थे। उन्होंने सिपाहियों से सुना था कि बंदियों को दूर देश में गुलाम बना दिया कर बेच दिया जाएगा। 5 बांस के खंभे गड़े हुए थे। हर एक खंभे के साथ 3 लोग बंधे थे। सबसे दूर वाले खंभे के साथ 4 लोग बंधे थे। उनमें से सबसे आगे एक 14 साल का लड़का बंधा था। अर्जुन ने सोचा कि उस हट्टे-कट्टे लड़के को गुलाम बनाकर इसलिए लेकर जाया जा रहा है ताकि उसे मजदूर के तौर पर बेचा जाए। अर्जुन उसे पहचानता नहीं था, पर उस बेला के रहने वाले लड़के ने अर्जुन को अपने गांव में कई बार देखा था। अर्जुन ने उस लड़के को रिहा कर दिया तथा इशारा किया कि वो औरों को भी खोल दे। इस दौरान किशन तथा उसके साथी बाकी तंबुओं पर नजर रखे थे। साथ के तंबू के एक सिपाही ने अपने भाला तंबू के सहारे टिका दिया था। उसकी बंदूक अभी उसके कंधे पर थी। वह अपने साथियों से थोड़ा दूर हुआ तथा तंबू की पिछली ओर चला गया। गुरपाल इसी मौके की में था। वह आगे बढ़ा, उसने सिपाही के मुंह पर हाथ रखा तथा गर्दन पर छुरा चला दिया।
गिरते हुए सिपाही को उसने आराम से लिटा दिया। राणा सिंह ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक तथा गुरपाल ने उसके खंजर को कब्जे में कर लिया। किशन की आंख लगातार साथ के तंबू पर रही थी। वहां के पहरेदार बैठ गए तथा उनके जाम खाली हो गए थे। एक सिपाही ने सुराही से मदरा उड़ेलने की कोशिश की पर वो खाली थी। उसने दूसरे को इशारा किया और वो शराब लेकर आए। दूसरा सिपाही जाने के लिए उठा। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, किशन ने पहले का काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने दोनों तंबुओं के सिपाहियों को पार पहुंचा दिया। गुरपाल तंबू के अंदर के सिपाहियों से दो दो हाथ करने को उतावला हो रहा था, पर राणा सिंह ने उसे रोका। इस समय हमारा लक्ष्य बंदियों को चढ़ाना है, दुश्मनों से मुकाबला तो चलता ही रहेगा। गुरपाल ने हाँ में सिर हिलाया तथा मुस्कुरा दिया। सबके सब बंदी खोल दिए गए। अर्जुन ने चांदनी को सबसे आखिर में खोला। दोनों की नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए। राणा सिंह तंबू में दाखिल हुआ। रास्ता साफ था। उसने अर्जुन से कहा रास्ता साफ है, उसने अर्जुन से कहा। फिर बंदियों से पूछा कि उनमें से कोई तलवार चलाना जानता है। मैं जानता हूँ, सबसे आगे वाले नौजवान लड़के ने कहा। चाहे उसने सिर्फ दूसरों को तलवार चलाते हुए देखा ही था, खुद कभी नहीं चलाई थी, पर वो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। राणा सिंह ने उसे तलवार दी, प्यार से उसकी ओर देखा तथा पीठ थपथपाई। अर्जुन व राणा सिंह ने बाहर की ओर झांका। किशन व गुरपाल तैयार थे। चलो शुरू करें। राणा सिंह ने अर्जुन से कहा। बंदियों को 3 टोलों में बांट दिया गया। उसके उसने उन्हें निर्देश दिया कि हर टोला अलग अलग नाव का इस्तेमाल करेगा। पहले टोले को बाहर लाया गया। उन्हें नाव में बिठाया गया। वे चलने को तैयार थे। अर्जुन दूसरे टोले को नाव में बिठा ही रहा था, तभी एक बंदी लड़की का पैर फिसला। वह पानी में गिरी। आवाज हुई। सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। किशन, गुरपाल तथा राणा सिंह दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। तुम अपना काम जारी रखो, किशन ने अर्जुन को कहा। लड़ाई शुरू हो गई। राणा सिंह अर्जुन की ढाल बन गया। पहली के पीछे दूसरी नाव भी निकल पड़ी। अर्जुन ने तीसरे टोले को नाव में बिठाया तथा उसमें भीम तथा चांदनी भी थे। तुम इन्हें लेकर चलो, अर्जुन ने उस लड़के को कहा तथा उसके हाथ में चप्पू थमा दिया। तभी एक उड़ता खंजर उस लड़के के हाथ पर लगा। वह दर्द के मारे कर्रा उठा। चप्पू उसके हाथ से गिरकर नदी में जा गिरा। गुरपाल चप्पू के लिए नदी में कूदने को तैयार हुआ। राणा सिंह ने गुरपाल को रोका। उसने एक दूसरी किश्ती पे पड़ा चप्पू देख लिया था, जो उसने उठाया और भीम की ओर उछाल दिया। तीसरी नाव भी निकल पड़ी। अब तक पहली नाव नदी की दूसरी ओर पहुंच चुकी थी। तुम लोग भी निकल जाओ, किशन ने अर्जुन तथा उस लड़के को कहा। नहीं, हम इकट्ठे ही निकलेंगे, अर्जुन ने उत्तर दिया। चारों योद्धा तथा वह लड़का निरंतर दुश्मनों से लड़ रहे थे। साथ साथ वह नदी की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने एक और खाली नाव खोली तथा वह एक एक करके उसमें बैठने लगे। तभी एक गोली राणा सिंह की छाती में लगी। किशन घूमा तथा वार करने वाले दुश्मन की ओर निशाना लगाकर एक खंजर दे मारा। निशाना ठीक लगा। तभी एक तीर से गुरपाल को निशाना बनाया गया। अर्जुन ने हवा में ही तीर के 2 टुकड़े कर दिए। उस नौजवान लड़के पर भी वार हुआ। वह बेजान होकर गिर गया। दुश्मन ने जवाबी हमला कर दिया था। गुरपाल पूरे जोश में लड़ रहा था। उसका साथी राणा सिंह तथा वह बहादुर लड़का मारे गए। निकलो अब, किशन ने गुरपाल से कहा। नहीं वीरे, गुरपाल ने मना कर दिया। किशन ने उसे फिर चलने को कहा। तीनों नाव पर बैठे। इशारा पाते ही अर्जुन ने बची हुई नावों का रस्सा काट दिया ताकि वे बह जाएं और दुश्मन उनका पीछा ना कर पाए। दूसरे के बाद अब तीसरी नाव भी पहुंच गई थी। दुश्मन ने उनका पहले पैदल फिर घोड़ों से पीछा करने की कोशिश की, पर नदी के बहाव के आगे वह ऐसा कर नहीं पाए। चारों नावें दूसरी छोर पर थी। उस दिन का 2.5 फुट खत्म हुआ। उन्होंने बंदियों को छुड़ा लिया था। एक योद्धा तथा उस बहादुर नौजवान की ने शहीदी का जाम पी लिया था।
तो दोस्तों ये तो था अगला भाग उपन्यास प्रतिज्ञा का। उम्मीद है आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही होगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक अलविदा। अपना ख्याल रखिए।